आज हम लोग थोड़ा सा अब अलग हट के बात चालू करते हैं, है ना। अभी तक हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका ओरिजिन क्या रहा है, इकोनॉमी, मार्केट डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ देखा है। लेकिन हमारे यहाँ की पद्धतियाँ कुछ कैसी रही हैं उसकी भी एक थोड़ा सा झलक चालू करते हैं, चर्चा है उसकी। और उसमें हम लोग आज सबसे पहले कुछ कहना है अरविंद? तो आज सबसे पहले हम लोग हमारे यहाँ के प्रोडक्शन सिस्टम पे बात करते हैं कि हमारे यहाँ के प्रोडक्शन सिस्टम क्या रहे। एक तरफ तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जितने उसके कॉन्सेप्ट्स आए, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, मार्केट के कॉन्सेप्ट, मनी के कॉन्सेप्ट्स, और अलग अलग चीज़ों की स्टोरीज देखी, स्टील की स्टोरी, कॉटन की स्टोरी, और किसकी, एग्रीकल्चर की स्टोरी। तो ये फेजेस में ये सारी चीज़ें कैसे कहाँ बढ़ के आई, क्या हुआ, वो देखा। और उसके विषय में अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हमारा सिस्टम कभी कैसा रहा है। ठीक है, तो पहली एक झलक जो हम लोग, पहली जो बात हम लोग जो शायद पहले या सेकेंड डे में आई थी कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आए कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, एग्रीकल्चर सोसाइटी, यही पढ़ते आए ना, बचपन से लेके स्कूलों में भी पढ़ाया गया है, बाकी सारी जगहों पे देख रहे हैं, कहीं भी रेफरेंस पॉइंट है, इवन टुडे ऑल्सो हमारे जितनी भी सारी चीज़ों पे देख के आते हैं। लेकिन हम कभी ऐसे कृषि प्रधान नहीं रहे हैं, जैसे हमने बात की कि जैसा बताया जा रहा है कि 60% आबादी रूरल एरिया में रहती थी, और रूरल एरिया का मतलब ही मान लिया हमने क्या, कृषि, कि 60% 80% लोग हमारे कृषि पर आधारित हैं। बट उसके अलावा हमारी कितनी जातियाँ कैसी रही हैं, किस किस तरह की रहा है, और उसको देखते हैं। तो और जो थोड़ा बहुत हमने उस समय चर्चा की थी कि भारत उस दृष्टि से देखते हैं तो पूरी तरह से उद्योग प्रधान देश दिखाई देता है। 25%, 30% अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, 1750 1760 तक का वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन होता था। और कंट्रीब्यूशन हमारे किस चीज़ का होता था, ये किस चीज़ का होता था? टेक्सटाइल, स्टील, सारे तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे केवल आर्टिसनरी प्रोडक्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। एग्रीकल्चर के नाम पे हम तो बोल रहे हैं, बार बार से ही बोलता जाते हैं, जनरल कॉमन फिनोमेना है कि अनाज बेचना हमारे यहाँ पाप माना जाता है। बहुत समय पहले तक ये पाप माना जाता है। तो अनाज बेचना तो पूरी तरह से पाप ही है। तो जब वो पाप है तो उसका तो कभी ट्रेड हुआ नहीं, मतलब उस समय तक। उसके बाद तो फिर चालू हुआ ही है, जब से चालू हुआ है और अभी तक चल रहा है आना जाना। लेकिन वो जब उसका ट्रेड नहीं होता तो जितनी जो 25% 30% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में या वर्ल्ड ट्रेड में हम लोग बोल रहे हैं, दे वर लार्जली ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जितनी तरह की, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम्स हमारे रहे। दूसरी चीज़ जो हम लोग मैंने बताई थी कि आदिवासी इलाकों का बार बार अनिल भाई जिक्र करते आए हैं। लेकिन आदिवासी इलाकों में यदि अपन थोड़ा सा भी ध्यान करते हैं, है ना, मध्य प्रदेश में तभी भी बहुत सारे आदिवासी ट्राइब्स हैं, ये है। आपने कभी देखा है कि उनकी महिलाओं के शरीर पे कितनी चांदी रहती है? आप लोग के यहाँ पे भी परतवाड़ा उस तरफ में भी है ही है, ट्राइबल एरियाज हैं। थोड़ा सा यदि पुराने, कहीं भी आप गूगल में भी सर्च करो एंड ट्राइबल वुमेन करके डालो, जो इमेजेस आएंगे आपके पास में, कपड़े में उनके शरीर में कपड़ा हो या ना हो, लेकिन चांदी आपको जरूर मिलेगी। 5-5, 7-7 किलो चांदी तो बहुत सहज है। और ये दिस इज अक्रॉस ट्राइबल एरियाज आई एम टॉकिंग अबाउट। तो एक जो हमको ये समझ में आ रहा, 3 फेसेट दिख रहे हैं ट्राइबल एरियाज। एक तो भूख, बहुत गरीबी है, पिछड़ापन है, ये है। दूसरी, इकोलॉजिकली कितनी सस्टेनिंग सोसाइटी है, कितना सस्टेनेबल ढंग से लिविंग है उसका, ये हमको एक चित्र आता है। लेकिन ये तीसरा चीज़ ये भी एक देखने लायक है कि ये महिलाओं के पास चांदी आई कहाँ से। एक गले की जो हंसली पहनते हैं, हंसली बोलते हैं यहाँ पे, कितनी होती होगी? 1-1 किलो की हंसली होती है वो। फिर उसके बाद उसमें सिक्के वाली माला अलग होती है, बाजुओं में बाजूबंद होते हैं, कमर का जो पट्टा होता है वो 1-1, 1.5, 2-2 किलो का पट्टा होता है, केवल 1-1। पैरों में जो पहनने वाले अलग होते हैं, हाथ जांघों में पहनने वाले अलग होते हैं। इतने तरह के आभूषण, कितने तरह के आभूषण। ये आभूषण उनके पास आए कहाँ से? कहाँ से आए? चांदी कहाँ से आई उनके पास, फॉर दैट मैटर। और तो छोड़िए, ये हमारे भारत में चांदी कहाँ से है? भारत में हमने चांदी की खदान सुनी है क्या कि वी हैव माइंस ऑफ सिल्वर? गोल्ड की माइंस तो फिर भी आपके कर्नाटक में कोलार उलार में सुनने में आता है, पढ़ते हैं ना बचपन में हम लोग भी। यहाँ हीरा पन्ना, यहाँ है रीवा वगैरह है, वहाँ तो हीरा पन्ना मिलता है, ये सब मिलता है। कभी हमने हैव यू एवर हर्ड कि सोना की माइंस है भारत में? चांदी की माइंस है। तो जब चांदी की माइंस नहीं है, अनाज हमने बेचा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? चांदी कहाँ से आई हमारे पास?
फिर ये भी नहीं मिलता है हमारे पास में कि हम बहुत दूसरे देशों में आक्रमण किया, वहाँ से लूट के लेके आए हों। हमारे यहाँ से लूट की तो खबर चलती सुनने में आती है, लेकिन हमारी हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता कि हम यहाँ से लूट, या जिस जगह से सोकॉल लूट के लाए हैं उनकी हिस्ट्री में मिलता है कम से कम। जैसे हमारे यहाँ से लूटा तो हम लोग तो बोलते हैं ना, रोते हैं कि हाँ लूट के ले गए, लूट के ले गए, लूट के ले गए। तो कहीं दूसरे देश से हम लोग लूट के लेके आए होते तो वो लोग भी तो कहते हैं ना कि ये इंडियंस लूट के ले गए, लूट के ले गए। ऐसी किसी हिस्ट्रीज में भी नहीं मिलता है। तो ये चांदी आई कहाँ से हमारे पास में? और ये सारा का सारा जो चांदी हमारे आई उस हिसाब से देखेंगे तो केवल और केवल ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ट्रेड से आई है, इतना ज़्यादा चांदी। और वो केवल ट्रेड से बस नहीं आई है, ना केवल आई है, और वो केवल अर्बन एरियाज, शहरी एरियाज या गाँव के भी जो सोकल्ड गाँव वहाँ तक नहीं रही है, इतने हिंटरलैंड जिसको हम गाँव बोल रहे हैं, ट्रैवल इलाका, वहाँ तक पहुँची है कि आज भी हमको उसके ट्रेसेस दिख रहे हैं। आज आप यहाँ की चंडी में चले जाइए, कल आज शाम को चंडी है, या इस तरह की चंडी है, यदि आप चंडी या हाट बाजार डेली जो वीकली होते हैं, किसी ट्राइबल एरिया के डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, अभी भी आपको बहुत महिलाएं जो है इतना चांदी पहने मिल जाएंगी। क्या नीलू नहीं मिलेगी? मंडला में, डिंडोरी में, तो जहाँ से नीलू आती है वो नीला लगता है, रामनगर है, मंडला से थोड़ी दूर, चौगान करके 500-600 लोग, वो जवारा वाला एक त्योहार होता है, ये ले लो तुम, व्हाइट कलर के कपड़े और चांदी चांदी पहन के आते हैं, और वो बहुत सुंदर होता है। क्या मैं मिस कर गया, सॉरी, क्या? वो रामनगर, हाँ रामनगर, वहाँ पे चौगान वाला दिन, हाँ, तब वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के चांदी के, बिल्कुल। तो ये हमको देखना होगा, जो हम हमेशा दिखाया गया हमको, और जो हम प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, वैलिडेट करने की ये क्षमता कहीं थोड़ी सी देखने की है कि हम क्या देखते हैं। दिखा तो यही जा रहा है कि आदिवासी गरीब हैं, ये हैं, वो हैं, उनको ये नहीं मिल रहा है, और जैसे आप बता रहे राइट्स वाला सारा कुछ राइट्स का इस सबका चल रहा है, ट्राइबल राइट, और एक तरफ ये सारी चीज़ें हैं देखने, अभी भी अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। एंड दिस इज अक्रॉस दिस थिंग। आप गुजरात की आदिवासी महिला देख लीजिए, तेलंगाना की देख लीजिए, उड़ीसा की देख लीजिए, MP की देख लीजिए, वहाँ नॉर्थ ईस्ट की देख लीजिए, सारी जगहों पर। किन्नौर में, हिमाचल में, उनका जो महिलाएं हैं, उनका तो चेहरा भी पूरा चांदी का ही होता है। क्या बात है, पूरा ऐसे कवर होता है फेस, पूरा ऐसे चांदी का ही होता है। तो ये चांदी अभी भी हमारे बहुत सारी चीजें जो हम महाराष्ट्र में अभी भी चलता है, दशहरे के समय में सोना चांदी मिलते हैं ना, तो सोना चांदी भेंट किया जाता है, सोना चांदी की पत्तियां भेंट की जाती हैं। अब सोना चांदी तो नहीं होता है, लेकिन सोना चांदी पत्ती के रूप में गांव के बाहर निकलना है, सीमा उल्लंघन करना है अपनी गांव का, और वहां से फिर आते समय आपको आपस में मिलना है, तो आपको ये सोना और चांदी बांटना है। ऐसी है ना? मुझे शादी में बिस्कुट मिले हैं चांदी के। चांदी के मिले खाए अभी तक नहीं तो वो ऐसी हम लोग आम कहावत होती है ना, जब बात करते हैं हिंदी में, तो खासकर उसमें भी होगी, अरे यार उसकी तो चांदी हो गई। मतलब किसी को कुछ बड़ा खजाना मिल गया, एकदम से कोई चीज मिल गया, तो उसको आम भाषा में ही बोला, उसकी तो चांदी हो गई यार। कहाँ से आया ये चीज? ये डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म हमारे रहे कि यार उसके पास तो इतनी चांदी मिल गई, वो कोई ट्रेड करके आया बाहर के देशों से, और जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो ये सोने चांदी के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो ये खैर इसमें ये सारी हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, इसमें फैक्ट्स कहीं नहीं है ना। आगे की भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे जो आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम रहे हैं उसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि वो आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम कैसे रहे। एक तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूरा मास प्रोडक्शन वाली बात देखी, और ये थोड़े फिलोसफिकल दृष्टि से देखने की चीज़ें, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं खुद के सेल्फ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो सर्टेन पॉइंट्स आर देयर, मैं एक एक करके उसको डिस्कस करता हूँ। आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम वर्सेस मास प्रोडक्शन सिस्टम, दो चीज़ें हैं। आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम को रविंद्र शर्मा जी छोटी टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। छोटी टेक्नोलॉजी मतलब लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, ये टेक्नोलॉजी इनकी बहुत छोटी है ना, घर में ही बैठ के सब कुछ काम कर लेने वाला चीज़ है। बांस का काम है, जुलाई का काम है। और बड़ी टेक्नोलॉजी का मतलब बड़े कारखाने वाली पद्धति, जिसमें बड़े कारखाने लगना है। आपको यदि बिजली पैदा करनी है तो एक तरह की होगी, आपको सीमेंट पैदा करना है तो एक तरह से, कागज़ बनाना तो एक तरह से होगा। इवन ये छोटा सा ये बनाना है जो दिया है मोबाइल की, तो कॉम्प्लेक्स है कितनी। तो ये बड़ी टेक्नोलॉजी, कुछ जगह पे यहाँ रेफरेंस भी पॉइंट मिले हैं। बड़ी टेक्नोलॉजी मतलब ये कारखाने वाली पद्धतियों का। तो पहला पॉइंट एक है कि जब
प्रोडक्शन सिस्टम, तकनीक जब छोटी होती है या प्रोडक्शन सिस्टम आर्टिसनल होता है तो इसे समाज व्यवस्थित करता है, लेकिन बड़ी टेक्नोलॉजी समाज को व्यवस्थित करती है, व्यवस्थित नहीं बल्कि कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। कितने लोग इससे सहमत हैं? Can you repeat what you mean? बड़ी टेक्नोलॉजी इन द सेंस द मास प्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट कंट्रोलिंग द सोसाइटी, whereas smaller technologies are managed by the society themselves. अभी बात चल रही थी कहाँ, रोहित से, हाँ रोहित, हाँ, कि भाई हमको कपड़े यदि कुछ चाहिए, ये कांसा हमको चाहिए। अभी कितने सारे लोग हैं कांसा का थाली लेने चाहेंगे, खासकर खाना देखने के बाद तो लेना चाहेंगे कम से कम यहाँ पर तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये मार्केट में हमको मिल रहा है क्या? और जो मिल रहा है किस रेट पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस पद्धति के मिल रहा है? कपड़े हमको पहनना है, यदि कपड़े हमको कैसे मिल रहे हैं मार्केट में, जो चॉइसेस वाली बात अभी साहब बात कर रही थी कि कैसे चॉइसेस ही पूरी तरह से गायब कर दी जाती है। जब आपका टेलर मेड होगा, आपका टेलर मेड शब्द ही उसी से आया है इनफैक्ट, कि आपके जब दर्जी से आप जो सिलवाएंगे कपड़ा, वैसा जो मार्केट में मिल रहा है उसमें अंतर आप लोग महसूस कर पाते हैं, नहीं कर पाते? आज मुझे अपने हिसाब का, अपनी पसंद का, अपने हिसाब की चीजें उस तरह की यदि बनवानी है तो आप कारीगरों के पास जाके आते हैं, और कारीगर को आप नियंत्रित कर, मतलब व्यवस्थित करते हैं। समाज, सोसाइटी देखता है कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे जरूरत है, उस हिसाब से उसको फैसिलिटेट करता है, उस हिसाब से उसको। लेकिन जब कारखाने बड़े हो जाते हैं तो वो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। आप यू हैव टू फिट इनटू सर्टेन साइजेस। मेरे साथ में समस्या है, यदि मैं टी शर्ट खरीदता हूँ तो जिस साइज की मुझे टी शर्ट चाहिए तो वो लंबी यहाँ घुटने तक आती है क्योंकि अब साइज है, आपको ये नहीं चाहिए, आप लंबी मिलेगी, फिर आपको या तो कटवा सकते नहीं हो। टी शर्ट पहनना छोड़ दिया यार मैंने साइज में भी ऐसा ना 40 है तो 40.5 की नहीं हो सकती। हाँ, 40 से 42 है, 41 भी नहीं है। कमर आपको देखो सब जगह पे आपको अल्टर कराना पड़ेगा या उस पर फिट करना पड़ेगा। यहाँ तो फिर भी ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अब आद्या है, आई डोंट नो आप अनिल जी उसको कितना रिलेट कर पाएंगे। आद्या जब छोटी थी और अभी मनस्वी भी है, तो यहाँ थोड़ा ठंडा खुला इलाका है, ठंड का इलाका है, तो हम लोग चाहते थे कि फुल स्लीव के उसकी फ्रॉक्स मिल जाए, टी शर्ट्स मिल जाए, फ्रॉक्स मिल जाए, हो जाए, तो दे आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। कैन यू बिलीव दिस? उतनी छोटी स्टेज से आपको स्लीवलेस के ही कपड़े मिल रहे हैं। तब फिर उसको या तो इनर पहनाओ, इनर पहनाने के बाद ये पहनाओ, दोनों चीजें हम एक साथ, जो इनर ना पहनाने लायक हो या अंदर उस तरह की टी शर्ट पहनाओ, फिर उसके ऊपर फ्रॉक पहनाओ। इतना इस तरह का कंट्रोल। फिर आप ये घर बनाना है मुझे, ये हम जाके मार्केट में बनाना चाहिए, इस तरह का मिल जाएगा हमको, कोई लोग मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा। कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन व्यवस्थित कर रहा है? कौन नियंत्रित कर रहा है? यू नेम इट एंड एवरीवेयर इट इज लाइक दिस। दे स्टार्ट कंट्रोलिंग द एंटायर थिंग। आप कैसे खाएंगे, खाना आपका आप अपने हिसाब का ले सकते हैं, क्या खाएंगे, किस तरह की चीज़ों में खाएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे घरों में रहेंगे, ये सारा का सारा जो चीज़ है, somebody start controlling the moment you have mass production system, क्योंकि इसके पावर सेंट्रिक्स होते हैं, उनको अपने हिसाब से काम चलाना होता है, अपने तरह से पूरी पद्धतियाँ चलती हैं। कैन वी रिलेट टू दिस और नॉट? तो ये इतना जबरदस्त। जबकि जब छोटे कारखाने होते हैं तो समाज निर्धारित करता था यार कि हमारे यहाँ कितने कुम्हार होंगे, कितने बढ़ई होंगे। आदमी आके गांव के लोग से पूछता था, उनके हिसाब से उनकी व्यवस्था करते थे। बहुत इतने कितने उदाहरण मिलेंगे जहाँ ये बताया जाता है कि इस गांव में फला फला लोगों को फला की जगह से ला के बसाया गया। राजाओं के बारे में तो सुनते ही हम कि ये कारीगर वहाँ से आए तब उनको बसाया गया, ये कारीगर वहाँ। गांव में सोसाइटीज़ में जो होते थे, पंचायत के लेवल पर निर्णय हुआ करते थे कि हमको इस गांव में उधर से बकायदा बुला के उनको लेके आया जाता था। और ये बड़ा सामान्य होता था। सोसाइटी उसको रेगुलेट करती थी, कंट्रोल करती थी और मैनेज करती थी। कितनी तरह के लोग, कितने तरह के बड़े लोग, जो हमारे मुखिया वगैरह जो लोग हुआ करते थे या समाज के जो बड़े लोग होते थे, उनका ये होता था कि एक परिपूर्ण गांव में ऐसा बताया जाता है कि 360 जाति के लोग रहें, तब जाके वो परिपूर्ण गांव माना जाता था। और गांव का मतलब है कि एक पर्टिकुलर हेमलेट नहीं, 8-10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो पूरा, जो देहात जिसको बोला जाए, तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जातियों के लोग रहें। और जातियों का मतलब है उतनी सारी प्रोडक्शन सिस्टम, उतनी सारी फैसिलिटीज़, उतनी सारी स्पेशलिटीज़। ये हमारी पद्धति कभी रहा करती थी। दूसरा एक चीज़ जो है, ये कहीं आया भी था डिस्कशन में,
कि जो हमारे एडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम में, उसका मैं कोट करता हूँ गुरुजी की भाषा में, कि छोटी टेक्नोलॉजी में उत्पादन जो है वो शून्य पर होता है। बड़ी टेक्नोलॉजी में आदमी जरूरत से ज़्यादा उत्पादन करके उसको बेचने के लिए परेशान रहता है। उत्पादन शून्य पर होने का मतलब क्या है? जीरो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स आपको, आप चाहो तो जाके लेना चाहो तो वो आपको मिलेगा नहीं। आप जाओ, उनको बोलो 2 दिन के बाद आपको बना के देगा, ऑर्डर पे जिसको बोलते हैं, मेड टू ऑर्डर। छोटी टेक्नोलॉजी में आपके आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम में ये, तो आपको फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक जीरो है। अब जब फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक जीरो है तो उसकी इन्वेंट्री का कोई इशू नहीं है, उसको मैनेजमेंट की कोई इशू नहीं है, उसके लिए स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, वो सारा कुछ नहीं है। और उससे ज़्यादा चीज़ जब हम ये प्रोडक्शन सिस्टम जो आ रहे हैं बड़े बड़े जो कारखाने वाली सभ्यता में, इसमें क्या हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करके रख रहे हैं एंड वी आर आफ्टर सेलिंग इट। आज बड़ा सा एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन इसी का ही रह गया। गांव गांव में वो फिर जैसे बता रही थी कि छोटे छोटे मेलों में भी आपके ट्रैक्टर बिक रहे हैं, ये हो रहा है। आज चंडी जाएंगे आप, कितनी सारी चीज़ें हैं। शहरों में मैंने देखा, जबलपुर वगैरह में अब आजकल क्या हो रहा है कि बाकी जब जगह तो हो रहा है, ये कार वगैरह तक रोड साइड में बिक रही हैं। 8-8, 10-10 कार इकट्ठी खड़ी करके रख दी है। एयरपोर्ट पे तो सुना है हमने, मॉल्स में सुना है कि वहाँ लाके आपको वो कर रहे हैं। ये रोड साइड में आपकी कार खड़ी है जहाँ से बिके। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तो कॉमन हो गया है। दीपावली के समय और उसके आसपास जो फेस्टिवल वाले जितने सीजन है, उसमें आपको रोड साइड में मिलेंगे। जैसे सब्जी भाजी बेचते हैं, उस तरह का ये स्थिति होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रखा है। अब इसको जो 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 क्या बोलेंगे, जो थ्रो किया जा रहा है हमारे मार्केट में, फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट का सिस्टम, उसके बाद ये टीवी वगैरह से, सब जगह से इतना सारा प्रचार कि ये करोगे उसके साथ एक फ्री, उसके साथ ये सारा कुछ। ये सारी चीज़ किस चीज़ के लिए? एक तो बनाओ दुनिया भर का चीज़ें और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती आप मार्केट में भेजो। तो इसमें डिमांड सप्लाई जो हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में जनरल, कि डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो डिमांड, वो सारा आप कोई कहीं इट डजंट होल्ड एनीवेयर इन सच सिनेरियोज। तो ये पूरा का पूरा उत्पादन, जबकि जो हमारे आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम में ये सारी चीज़ें आप जाओगे, आप बोलोगे, उसके बाद बहुत सारी तो डिमांड आपकी प्री डिटरमाइंड होती है। जैसे दीपावली में दिए लगने हैं उसको, और सब जब घर बंधे वाला सिस्टम होता है जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि आपके हर कारीगर के घर बंधे हैं, इसके 40 घर, उसके 45 घर, उसके 42 घर, उसके, या एक गाँव पूरा का पूरा, या 2 गाँव 3 गाँव, जो छोटे छोटे गाँव में बंधे जब होते हैं, तो आपको उस घर की सारी रिक्वायरमेंट पता है। यू आर अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली। तो उस घर में कब बच्चा पैदा हुआ है, कब कोई मर गया है, कब बच्चे पैदा होने के साथ साथ जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, ये सारी चीज़ बंधा होता था। यहाँ जैसे अब जब उस दिन बात कर रहा था कि गजलक्ष्मी पूजा हो रही तो हाथी यहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। तो डोर डिलीवरी सिस्टम जो आज हम लोग बड़ा भारी सोच रहे हैं, अमेजन में मिल जा रहा है, उसमें मिल जा रहा है, तो बड़ा भारी चीज़ है। तो ये तो हर चीज़ डोर डिलीवर्ड होता था। जो आपका माली होता था, वो माली आपका जिस समय की पूजा हो उसके हिसाब से फूल पत्ती आपके घर में पहुंचा के देता था। आपका कुम्हार की जो जरूरत की लगने की चीज़ें है वो पहुंचा के देता था। अलग अलग संस्कारों जब जगह होता था तो खबर उसको वैसे ही होती थी, वैसे ही क्लोज निट होता है। और मान लो दूसरी गाँव में भी तो भी जानकारी अपने अपने जो उसकी है, वो 40-50 घरों को ट्रेस करना बड़ा चीज़ नहीं होता। कब बच्चा पैदा होने वाला है, बच्चे का मुंडन कब होगा, मुंडन के बाद उसका ये अन्नप्राशन संस्कार कब होगा, कब उसका कर्णछेदन संस्कार होगा, ये सारी जानकारियाँ होती थी, वो घर पहुँच के आपको मिलता था। अलग अलग 30 त्योहारों पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग समय में खेलने की अलग अलग, कंचे खेलने के समय में कंचे खेलने पहुँच मिल जाते थे, आपको मिलते थे आपके घर में आके, आपको कुछ नहीं करना है, बिफोर हैंड दे आर डिलीवर्ड। गिल्ली डंडा खेलने के समय गिल्ली डंडा, जब आपको यहाँ वो बरसात के समय में वो कहलाता है, बांस का एक बनाते हैं, उसके ऊपर चलते हैं बच्चे, खेलते हैं गेड़ी जो गेड़ी होती है, बांस की एक तो डंडा होता है, उसमें एक छोटा सा एल शेप में ऐसा लगा देते हैं, एक और डंडा, तो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, जमीन से कुछ 1 फुट ऊपर के आसपास का वो लगा देते हैं। तो बच्चे उसी को पकड़ के चलते चलते उस मस्ती करते हैं, स्कूल भी जा रहे हैं तो उसी से जा रहे हैं। पहले जो होता था छत्तीसगढ़ में तो अभी छेरछेरा जो होता है, हाँ छेरछेरा होता है, वो गिड़ी नृत्य है उनका, तो बकायदा एक नृत्य का नाम ही है गिड़ी नृत्य। तो ये जो चीज़ें रही हैं, तो ये घर में पहुँच के आपको समय पर मिल जा रही है। कब लट्टू खेलने का समय है तो आपको लट्टू घर में मिल रहे हैं। तो सारे चीज़ों के, सारी जगहों के प्रोडक्शन, आपकी डिमांड एस्टिमेशन पहले से है, कब किसकी चीज़ की डिमांड, उसके हिसाब से तैयारी हो जाती है और वो आपको घर में डोर डिलीवर होता है। अब जो जब आपकी डिमांड एस्टिमेशन नहीं है तो एक छोटा सा कारीगर, सेम चीज़ है, एक आप तुलना करके देखो, एक जिसकी डिमांड जिसको पता है, मतलब मार्केट बंधा है और पता है, और एक जिसकी डिमांड नहीं है,
पता, ये दोनों की मनोवृत्ति काम करने की, हो सकता है उसका भी पूरा उतना ही जाए, लेकिन दोनों की काम करने की मनोवृत्ति में कितना अंतर होगा आप सोचो। एक सिक्योर्ड है कि मेरे को यार इतना बनाना है, इतना बेचना है, इस घर जगह पे जाना है, ही नीड नॉट वरी अबाउट सेलिंग इट। एक वो है जो बना तो रहा है लेकिन उसको कोई गारंटी नहीं है कि इतना बिकेगा, कब होगा, कैसे बिकेगा, किस रेट पे जाएगा, किसी को कम रेट पे देना पड़ेगा, किसी को ज़्यादा रेट पे देना पड़ेगा, किसी को ये करना पड़ेगा, किसी को करना पड़ेगा। तो दोनों की आप जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो संतुष्टि का लेवल्स हैं, सिक्योरिटी के जो लेवल्स हैं, किस लेवल के होंगे आप सोचो। हो सकता है दोनों बराबर ही रहा हो, लेकिन एक में आप परेशान हो और एक में आपकी कोई परेशानी नहीं। तो ये वो द प्रोडक्शन एट शून्य का उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन एट जीरो फिनिश गुड लेवल जब आएगा तब होगा आएगा। वैसे तो सारे डिमांड एस्टिमेटेड है, लेकिन फिर भी कोई किसी को स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट हो जाके बोलेगा, तब जाके वो बनाएगा और 2 दिन में आपको डिलीवर करके दे देगा। तीसरी चीज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत सारे लोगों को शायद पचे ना। आज हम लोग बोल रहे हैं, तो एक मैं कोट पहले पढ़ता हूँ कि छोटी प्रौद्योगिकी में समाज बहुरंगी होता है, डाइवर्सिफाई होता है, और जब टेक्नोलॉजी बड़ी हो जाती है तो क्या हो जाता है, समाज समान हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, मोनोटोनस नहीं सॉरी यूनिफॉर्म हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है। एक रूप कह सकते हो। तो एक में आपकी विविधता होती है और एक में आपकी एक समानता होती है। आज हम लोग देखो, पता नहीं आप लोगों के उसमें कितना, बट मेरी एज के जितने लोग रहे हैं, तो हम लोग के जैसे एक ये वाला टॉपिक हुआ करता था ना, कृषि प्रधान देश निबंध लिखने के लिए, एसएस के लिए, तो सिमिलर अनदर टॉपिक वाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी या इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। ये एक फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। तो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन का क्यों, क्या विविधताओं का देश है भारत, विविधताओं का देश है, विविधता में एकता। तो विविधता के कारण क्या गिनाते थे यहाँ पे हम लोग, भाषा, वो तो रिजल्ट है। क्यों है वो भाषा अलग अलग, क्योंकि यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग अलग हैं। यहाँ कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, उसके हिसाब से वहाँ की डिज़ाइन अलग अलग, उसके हिसाब से वहाँ घर बन रहे हैं, उसके यहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही। आज भी तो वो है, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग। क्यों हम सब लोग टी शर्ट और पैंट जीन्स पे, या जीन्स यदि काउंट करोगे तो पता चल जाएगा कितने हैं। क्यों हम एक जैसे हो गए। चेतन ने बता रहा था उस दिन कि हम लोग वहाँ से गाँव से निकले तो हर घर एक जैसा हो गया, घर की स्टाइल एक जैसी हो गई है। तो ये क्यों, कहाँ से हो गया। आज भी तो वो भौगोलिक परिस्थिति तो आज भी ऐसी है, कहीं हिमालय का क्षेत्र है, कहीं समुद्र है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं गंगा जमुना का मैदानी इलाका है, ये तो अभी भी है। लेकिन क्यों हम सारी जगहों पे एक जैसे हो गए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, केवल और केवल कारखाने वाली पद्धतियों के कारण, केवल और केवल। तो इतना बड़ा रोल ये डाइवर्सिटी, मतलब ये छोटी टेक्नोलॉजी हमारे अंदर पे करती थी, क्योंकि जब आप कारीगरी आधारित प्रोडक्शन सिस्टम होगा तो हर इलाके के क्षेत्र के चीज़ों को देखते हुए वो चीज़ें बनाता था। मटके भी हमारे बनते थे, ये लोटे भी बनते थे, जो गगरे भी बनते थे, ये हर इलाके के अलग अलग डिज़ाइन के होते थे। आज सब जगह एक जैसा होता जा रहा है, सारी जगहों पर भाषा एक जैसी होती जा रही है। तो भाषा के कारण डाइवर्सिटी नहीं थी, ये चीज़ों के कारण भाषा एक जैसी हुआ करती थी। आज भाषा भी सब जगह एक होती है। आज हिंदी, इंग्लिश, ये दो सर्वमान्य भाषा है। इंग्लिश तो जिसमें सबसे ज़्यादा है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, आपको कोई वो दिक्कत नहीं आएगी। भाषा एक जैसी, भजन एक जैसा, भोजन एक जैसा, भवन एक जैसा, वेशभूषा एक जैसी, सारी चीज़ें एक जैसी हो गई। हर आदमी, जो मैं बात कर रहा था कि आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हो और यहाँ गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक चले जाएंगे, वही फिलॉसफी है। 2 BHK, 3 BHK, मॉड्यूलर किचन, विला, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, कहीं का एडवर्टीजमेंट उठा के देख लीजिए, यही मिलेगा आपको न्यूज़पेपर में। डिज़ाइन भी एक जैसी मिलेगी, नॉमेनक्लेचर तो है ही एक जैसा, उसकी डिज़ाइन भी एक जैसे ही मिलेगी। BHK, एक जगह बेडरूम होगा, किचन होगा, हॉल होगा। यहाँ अब इसको, हमारे जो बने उसमें मेरा घर है, या उसमें किसको हम बेडरूम, किचन, किसको क्या बोलेंगे। सब चीज़ें सब हुआ करती थी यार हमारे यहाँ तो। लेकिन हम डिज़ाइन पूरी चीज़ों की एक जैसी हुई, कपड़ों की डिज़ाइन एक जैसी हो गई है,
सारी जगह पे आपको एक ही तरह के पैंट, एक ही तरह की शर्ट, कॉलर एक जगह खड़ी हो जाएगी, एक जगह बैठी हो जाएगी। उसी में हम लोग सोचते हैं कि बहुत हमारे पास ऑप्शन मिल गया, बहुत हम अलग अलग डिज़ाइन हो गई है। सारी जगह भाषा का यही हाल है, भोजन यही हाल है। नहीं तो आप पहले कहीं जाते थे तो 1.5 महीना 2 महीना साल भर तो किस्सा चलता था कि यार हमने क्या खाया वहाँ पे। आज हम लोग अभी कन्याकुमारी और कश्मीर उधर सब होके आए तो वहाँ पे डोसा भी मिल रहा है, वहाँ पंजाब के छोले भटूरे भी मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको पंजाबी तड़का दाल भी मिल रही है, और ये भेलपुरी और वो सब भी मिल रहा है। सब जगह सब है। यही हाल कश्मीर में है, वहाँ पे भी आपको डोसा चाउमीन से लेके सब मिलेगा। पहले आदमी जो जाता था, यदि अनिल जी विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ सी इट, कि कहीं जाते तो हर जगह की साइकिल रिक्शाओं के डिज़ाइन तक अलग अलग होते थे। कानपुर के रिक्शे अलग डिज़ाइन के मिलेंगे, जबलपुर के अलग डिज़ाइन के, रायपुर के अलग डिज़ाइन के मिलेंगे, लखनऊ के अलग डिज़ाइन के मिलेंगी, एक ही, जबकि फिर भी वो थोड़ा सा मास स्केल्ड प्रोडक्शन सिस्टम था, बट स्टिल यू हैड दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। लेकिन आज ये पूरी डाइवर्सिटी खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? भौगोलिक परिस्थिति अभी भी ठीक है, केवल ये प्रोडक्शन सिस्टम चेंज होने के कारण। एक आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम होता है और एक आपका सेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम, मास प्रोडक्शन सिस्टम, पूरी तरह से हमारे समाज से। जबकि हम एक तरफ कह रहे हैं कि भाई प्रकृति में विविधता तो सबसे बड़ा गुण है और हम प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं, हम इको फ्रेंडली और क्या क्या नाम से जो आजकल नए नए ढंग से फिर आ रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सी चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं और क्या बिना उसके करे हम कर सकते हैं, लाइफ में अचीव भी कर सकते हैं एट अ लार्जर लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे चलो ठीक है जो भी कर लेंगे, लेकिन क्या लार्जर लेवल पे बिना उस तरह के चेंज किए हम उस तरह की डाइवर्सिटी फिर से ला सकते हैं? इट हैज़ क्वेश्चंस ऑन इट्स ओन। फिर एक और बड़ा अच्छा सा चीज़ होता है जो कि उसकी बाकी फैसेट्स के कारण है कि छोटी टेक्नोलॉजी, आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम में टेक्नोलॉजी इतनी सरल होती है, इतनी सहज होती है कि उसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। अभी इनकी बात चल रही थी इनके साथ में, पूर्ण प्रवृत्ति वालों के साथ में, कि भाई इनको मेडल्स चाहिए, उनका क्रीड़ा उत्सव होना, 400-500 मेडल्स चाहिए। तो मेडल्स के लिए क्या हम इस तरह के आर्टिसनल उसका बना सकते हैं? तो एक ये चीज़ आया कि क्या ये बंदा वहाँ आके बना सकता है? तो ये हमारे बच्चे लोग देख भी ले, ट्रेनिंग भी हो जाएगी और वो वहाँ बना भी लेगा लोहे के। तो हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी सरल होती थी कि ऐसा बड़ा इजीली पॉसिबल था कि हमको ये निकाल के लेके जाना है तो चलो भाई वहाँ चलेंगे बेंगलोर में जाके, और कुछ मोटिव्स यदि वहाँ के हिसाब से हमको कुछ मोटिव्स बनाना है तो उसके हिसाब से नई डिज़ाइन भी बना डालेंगे वहाँ की। आप कंधे में रखो, आप बैलगाड़ी में रखो, आप छोटे से पैकेट में लेके रखो, आपकी पूरी टेक्नोलॉजी यू कैन ट्रांसपोर्ट इट लाइक दिस। कुम्हार कहीं भी जाके बना सकता है ना, कितना रहता है उसका कुम्हार का सेटअप, पैराफर्नीलिया, लोहार है, कितना उसके सामान रहता है, एक बड़ी पेटी लगाए तो कहीं भी उठा के चल दिया। ये इतनी सरल होती है, इतनी सरल, कहीं भी ले जाई जा सकती है क्या? लेकिन ये दूसरी चीज़ों के साथ पॉसिबल है। हम सोचें कि सीमेंट हमारे यहाँ की आके यहीं बना दे कोई सीमेंट, हमको वहाँ से नहीं लेके आना पड़े, तो ये पॉसिबल है। जूते चप्पल भी हम सोचें कि नहीं बाटा वाले यहाँ आके हमारे हिसाब से बना के चले जाए हमारे नाप का, तो बना सकता है क्या? जबकि ये इतना सहज होता था, इतना सहज होता है कि हर किसी की बैलगाड़ी पे उसका कारखाना आ जाता था। एक बढ़िया सा उदाहरण गुरुजी बताया करते हैं कि एक बार ये लोग गए वहाँ पे, औरंगाबाद में कोई किला है, क्या भाई कहाँ है? दौलताबाद किला। तो दौलताबाद किला में ऊपर गए तो वहाँ एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, कुछ 20-22 फुट की तोप है लंबी, और वो वजन उसका मतलब टनों में होगा। तो वहाँ, और वो दौलताबाद का किला बहुत ही दुर्गम किला है, बहुत ही ऊंचा, उसको जाना आज के समय में भी मुश्किल है। तो ये डिबेट, वो सब ये सब फाइन आर्ट्स वाले बच्चे थे वहाँ के, बड़ौदा यूनिवर्सिटी के कॉलेज टूर से गए हुए थे, तो ये चर्चा चली कि ये यहाँ पर कैसे लाई गई होगी इतनी बड़ी, कि उतनी 20-22 टन की जो तोप है वो लेके कैसे आया होंगे। तो कोई बोला हाथियों से चढ़ाया गया, कोई बोला ट्रकों से खींचा गया, कोई बोला पुलिस सिस्टम से कुछ किया होगा। तो ऐसी बात चली, तो गुरुजी से पूछे कि क्या, तो बोले इसको लाई वाई नहीं गई है, यहीं डाल दी गई है, कारखाना ले आया गया यहीं पे उसके लिए। वो तो कहीं से भी ला सकते हैं, टुकड़े टुकड़े में कारखाने, लोहा टुकड़े टुकड़े में आ सकता है, ये टुकड़े टुकड़े में आ सकता है, उसकी ढलाई वहाँ पे कर दी गई है। तो ये जो पूरा सिस्टम हमारे यहाँ रहा है छोटी टेक्नोलॉजी का, उसके माध्यम से कहीं भी कोई भी चीज़ पॉसिबल हो जाती थी, और बड़ी से बड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें। इसी कारण तो इतने मंदिर बने यार, कहाँ हमको कारखाने दिखाई देते हैं, उसके मंदिर के कारखाने कहाँ हैं, कहाँ उसमें सीमेंट बनी, कहाँ उसमें चूना बना होगा, उसके कारखाने का कोई ट्रेस मिलता ना। मंदिरों के आप साउथ के देखो क्या मंदिर है भव्य, साउथ के अभी भी दिख रहे थे, तो ये पूरे नॉर्थ में भी, ऐसा नहीं कि नॉर्थ में नहीं थे,
बड़े जो यहाँ का अभी आप लोग कभी जाए तो 64 योगिनी का मंदिर है एक भेड़ाघाट के पास में, वो देखना चाहिए कैसे उस पहाड़ी पे इतना बड़ा मंदिर बनाया होंगे पत्थरों का। यहाँ खजुराहो की पूरे मंदिर जो श्रृंखला है, मुरैना के पास एक 64 योगिनी का मंदिर है और उसके पूरे वहाँ के जो अनर्थ हो रहे हैं अभी चीज़ें तो बड़ी भव्य रही इसी समय में। तो और आज हम इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि ब्लास्ट फर्नेस बनाने में कितना जगह स्पेस ये सब चीज़ लगती है? लोहे का स्टील निकालने का जो कारखाना यहाँ दिखाया आपको आर्यमन ने, इतनी बड़ी भट्टी है वो, जिससे आयरन ओर से आप आयरन एक्सट्रैक्ट करते थे और उससे वो आयरन इतनी हाई क्वालिटी का होता था कि इसकी कोई क्वालिटी वो नहीं है, और उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब का आप स्टील निकाल लेते थे। तो उसके बदले जो ब्लास्ट फर्नेस बनती है उसके शहर उसके नाम से बसाया जाता है भाई, खाली कारखाना नहीं बसाया जाता, इतना बड़ा होता है वो। आज राउर किला किस नाम से जाना जाता है? केवल ब्लास्ट फर्नेस के कारण, मतलब उसका स्टील कारखाने के कारण ही तो जाना जाता है। जमशेदपुर जो बना हुआ है पूरा वो टाटा नगर ही नाम उसका पड़ा। तो इतने बड़े बड़े इतने मेहनत हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स कि उसके उसमें काम करने वाले, पहले ज़मीन आप पूरा डिस्प्लेस करो, वहाँ के रहने वाले लोगों को डिस्प्लेस करो, उनको कहीं भेजो, फिर सारी चीज़ों को यहाँ वहाँ से लेके आओ, आदमी लेके आओ, रॉ मटेरियल लेके आओ, फिर उसके बाद फिनिश गुड को वहाँ से लेके 1000 किलोमीटर दूर तक भेजो। ये एक पूरी पद्धति है। उसके बदले ये सिस्टम देखते हैं तो कहीं भी इसको आप उसको एक बार बन गई तो फिर बन गई, जहाँ पे हो गया। और वही, और हर चीज़ की, किसी भी चीज़ का आप नाम लो, उसके हमारे पास ये प्रोडक्शन सिस्टम आर्टिसनल अवेलेबल थे। फिर जो हम डाइवर्सिटी से ही बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड है कि बड़े कारखानों की बस का नहीं है कि हर किसी के लिए उनकी कस्टमाइज डिज़ाइन तैयार कर सके, जबकि छोटे कारखानों में तो बाएं हाथ का खेल होता है, आपको क्या चाहिए वो तुरंत मिल जाता है, जो भी चीज़ चाहिए। आइए गिरिया जी, नमस्कार, प्लीज़ कम फ्रॉम दिस साइड। ठीक रहा, आराम से आ गए आप। प्लीज प्लीज कम हियर। अरे आप आइए ना, आइए इधर आइए इधर। छोटा लगे तो छोटा, बड़ा तो बड़ा, क्या लेंगे आप? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सुबह? तो मित्रों, हमारे साथ में गिरिराज जी हैं, वी गिरिराज। आप महाराष्ट्र के अंडर में सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं और बहुत तरह की पोजीशंस आपने हेल्ड की। लास्ट वॉज द ACS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और अभी लगभग 5 साल हो गया ना आपका रिटायरमेंट हुए, अराउंड 4-5 ईयर्स। तो अभी महाराष्ट्र में एक वो है महाराष्ट्र बैम्बू प्रमोशन फाउंडेशन, तो अभी वो चेयर कर रहे हैं। एंड जीविका आश्रम के बनने के समय से ही आपकी उन पर काफ़ी रुचि रही है, जीविका आश्रम में भी और जीविका आश्रम की एक्टिविटीज़ वगैरह में, और खासकर विशेषकर अर्थव्यवस्था वाला जो चीज़ है। इसके पहले हम लोग 2-3 इवेंट्स अलग अलग तरह के कर चुके हैं, पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ था, उस कारण आना संभव नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब ये हुआ तो उन्होंने खुद ही फ़ोन करके बोला कि नहीं आशीष, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, एंड सो वी आर सो थैंक्सफुल टू यू सर कि आप आए यहाँ पर। हम लोग 4-5 दिनों में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है, जिसमें मुख्यतः जो रहा है कि इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्या है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, फिर डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या क्या किस तरह से रहे हैं, पॉवर्टी क्या रही है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद दे हैव हैड अ डिस्कशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहाँ से चालू हुआ ब्रिटिश पीरियड के पहले में, और मतलब वर्ल्ड वाइड में कहाँ से कैसे चालू हुआ वो सारा कुछ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हुआ, मनी और बैंकिंग सिस्टम ये सारे कैसे कैसे चालू हुए, कब कहाँ से आए। एंड देन दे हैड थोड़ा नैरो डाउन करके अलग अलग सेक्टोरल स्टोरीज दे हैव हर्ड। हिस्ट्री ऑफ स्टील क्या है, हिस्ट्री ऑफ कॉटन हमारे यहाँ कैसी रही है, एग्रीकल्चर कैसा रहा है, तो वो सारा चीज़ है। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस आर्टिसनल प्रोडक्शन सिस्टम वर्सेस मास प्रोडक्शन सिस्टम। तो सर की बहुत अलग इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैज़ प्लेड इन बिटवीन was the CEO of KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के वो CEO रहे हैं 5 साल सर, ज़्यादा ही टाइम मिला है, सेकंड तो नहीं है, बट जॉइंट CEO था, बट थोड़ा आइडिया मिला है। और धर्मपाल जी के काफ़ी नज़दीक रह के काम करने का मौका मिला उनको। धर्मपाल जी के साथ में एक महेश शर्मा जी हुए, KVIC के चेयरमैन रहे हैं, उनके साथ में तो जो कारीगर पंचायत एक है
उसमें बहुत ही नज़दीक से उन्होंने काम किया है। तो रविंद्र शर्मा जी और बाकी सारे लोगों को काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से और काफ़ी गहराई से जानते आए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आप हैं हमारे बीच में। तो विल बी हेयर टुडे एंड टुमारो, so we'll get to interact with him also informally, formally. ठीक है, shall we continue sir? तो सर के लिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये चारों पांचों पॉइंट है, हमारे लिए भी एक रिकेप हो जाएगा। वी वर डिस्कसिंग बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम और मास प्रोडक्शन सिस्टम। तो रविंद्र शर्मा जी इसको आर्टिफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम को छोटी टेक्नोलॉजी बोलते थे। ये टेक्नोलॉजी जिसकी छोटी होती है, लोहार, सुनार, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, तो छोटी टेक्नोलॉजी वाले। और दूसरा बड़ी टेक्नोलॉजी मतलब दिस ऑल ह्यूज फैक्ट्रीज, कारखाने जहाँ लग रहे हैं, बड़े सिस्टम्स हो रहे हैं। तो उनका एक पहला चीज़ था कि जब टेक्नोलॉजी छोटी होती है आर्टिफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम में, समाज उसको व्यवस्थित करता है, जबकि बड़े कारखाने समाज को व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित तो गलत शब्द है, वो तो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो विच वी कैन सी आवरसेल्फ, कैसे हमको रहना है, खाना है, उठना है, बैठना है, ये सारी चीज़ें। दूसरा, जब टेक्नोलॉजी छोटी है तो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का जीरो स्टॉक होता है। सो ऑल योर आर्टिसंस इफ यू गो, यू विल फाइंड लीस्ट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। वेयर एज इन मास प्रोडक्शन सिस्टम आप बहुत सारी चीज़ें बना के उसको बेचने के लिए ही आपको परेशानी रहती है, हमेशा आपका पूरा ध्यान उसको बेचने पे ही लगा रहता है। तीसरा है कि व्हेन यू हैव आर्टिफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम, तो द सोसाइटी दैट यू लिव इन is quite diversified society, whereas मास प्रोडक्शन सिस्टम वाली सोसाइटी में ये सारा कुछ यूनिफॉर्म होके हो जाता है। और चौथा है कि जो टेक्नोलॉजी इतनी छोटी होती है तो इतनी सरल होती है, इतनी सहज होती है कि उसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, हम जितनी अपनी मनमर्जी के हिसाब से। बट बड़ी टेक्नोलॉजी एक जगह स्थिर होती है और वो सारी चीज़ों को अपने तरफ लेके आती है, तो वहाँ से सेंट्रलाइज सारा कुछ काम होता है। और पांचवा वी वर डिस्कसिंग कि बड़े कारखानों में हर एक के लिए डिज़ाइन करना मुश्किल होता है, कस्टमाइज प्रोडक्शन सिस्टम जो बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स वो बनाना मुश्किल होता है। जबकि छोटी टेक्नोलॉजी की खासियत ये होती है कि वो सबके लिए चीज़ें बना सकता है। एक और जो आप देखेंगे कि जब कारखाने हमारे छोटे थे, प्रौद्योगिकी जब छोटी थी, टेक्नोलॉजी जो छोटी थी, तो हमारे कुटुंब बहुत बड़े थे। और जब से ये मास प्रोडक्शन सिस्टम वाला आया है तो हम पहले कुटुंब से परिवार हुए, परिवार से अब इंडिविजुअल होके रह गए। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? ये ऐसे ही हो रहा है, बाय प्रोडक्ट है कि इसके किया जा रहा है ये? पवन, यू वांटेड टू से समथिंग? हाँ, बताए कोई क्यों हो रहा है ऐसा? पहले समझ में आए, बात समझ में आए? जब हमारे पास में एडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम थे तो वी यूज्ड टू हैव ह्यूज क्लैन काइंड ऑफ थिंग, कुटुंब हुआ करते थे, 40-50, जिसका हम कल बात कर रहे थे ना, 100 लोग एक साथ घर में खाना बनता था, उस तरह का होता। जब ये मास प्रोडक्शन सिस्टम के बड़े कारखाने आ गए तो ये कुटुंब से हम लोग परिवार में आए और परिवार से अब हम इंडिविजुअल होते चल रहे हैं। क्यों हो रहा है? दोनों तरफ से भैया, एक तरफ से मुझे लगता है कि डिज़ाइन एलिमेंट का ही पार्ट है कि अगर आप इंडिविजुअल नहीं होंगे तो बाजार व्यवस्था उस हिसाब से आपके ऊपर हावी हो ही नहीं पाएगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भैया ये भी है कि उस आर्टिसनल व्यवस्था को रखने के लिए कुटुंबों की आवश्यकता भी थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो ही नहीं। बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। एक उसमें कुटुंब जो होते थे छोटी टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरक होती थी, दोनों सिस्टम के हिसाब से। और जो हम बात कर रहे हैं, जो पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि ये आपको कंट्रोल करती है, तो ये कंट्रोल की ये मैकेनिज्म इस तरह के रहे हैं। आज पहले आप मतलब कुटुंब व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, आप फैमिली में ही आप देखिए जो 10-20 साल में जो अंतर आए हैं। पहले घर में बाथरूम में एक टॉवल सबकी होती थी, आज हर की अलग अलग टॉवल है। घर में टूथपेस्ट सबके अलग अलग हो रहे हैं, नहाने के साबुन अलग अलग हो रहे हैं नहीं हो रहे? ब्रेकफास्ट सबका अलग अलग बन रहा है, जो एल्डरली हैं वो अलग खा रहे हैं, जो जवान है वो अलग खा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो अलग खा रहे हैं। पहले ये एक बनता था, ये अभी 10-15 सालों में ही जो देख पाए। कुटुंब वाली व्यवस्था तो अब बात की बात है। कपड़े, घर में कारें सबकी अलग अलग हो रही हैं, वाहन सबके अलग अलग हो रहे हैं। पहले ये कोई चीज़, और इसमें केवल इस कारण नहीं हो रहा है कि ये पहले अफ्लुएंस नहीं था, कि अब तो पहले गरीबी थी तो इसमें लगा लेते थे, चला लेते थे।
साबुन में नाश्ता बनने में उसमें गरीबी का कोई मुझे नहीं लगता है। जिस तरह की वैरायटी उस समय भी होती थी वो अलग तरह की होती थी, लेकिन जब तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक इसकी इंडिविजुअल चीज़ें नहीं बनेगी, सामान बाजार में बिकेगा क्या फिर? जब एक ही साबुन से आप लोग सब कर लोगे, 4 तरह के साबुन की जरूरत कहाँ होगी? तो ये जो पूरा जो मैकेनिज्म जिस तरह से किया गया है कि इफ यू हैव टू, जो हम बात कर रहे हैं परेशान होना, बेचने के लिए परेशान होना, तो ये उसका एक तरह से इनहेरेंट पार्ट ही है उसका। यस राम। So the thing is, I didn't understand the individual thing. See, the thing is, whether you have 4 soaps or 1 soap, net consumption end of the day will be the same. It doesn't happen that way. That's what. It doesn't happen that way. 4 people, like, see, the thing is, हाँ, मैं instead of बता रहा हूँ 4 days, आपको। it will be done in 1 day. देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि आपका आखिरी में सोप बचता है, क्या करते हो उसको? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। अब 4 सोप आपको वैसे अलग करना पड़ेगा, ऐसे में तो 1 सोप आपका वो होगा। No, my point is whether you see, the thing is, like, if you use 1 soap, 4 people use it, 1 day it ends. Like 4 people use 4 individual soaps, it lasts for 4 days. So end of the day, even then, like 4 people use it, still like the same little bit will be left. Like, so the net, I'm not यही चीज understanding है। the. यहाँ जब एल्डरली हुआ करते हैं तो सोप को भी कैसे उसके साथ दूसरे सोप के साथ चिपका के यूज कर लेते हैं, ये आता है। लेकिन यहाँ पे आराम से हम फेंकने वाली बात करते हैं। ये आप ब्रेकफास्ट में देखो, इसमें देखो कितना वेस्टेज उसका होता है। यदि एक ही तरह की चीज बनेगी और 4 तरह की चीज बनेगी, 4 तरह की चीज वेस्ट होगी। और पैकेट साइज भी तो है ना, पहले आपका टूथपेस्ट भी लेते बड़ा वाला लेते, बड़े पैक्स लेते थे, अब हर चीज़ का छोटा छोटा शैम्पू पैक्स आता है, हर चीज़ का छोटा छोटा पैक्स आता है। आप भी कुछ बोल रहे थे? मतलब वहाँ पर देखिए एक सोप का डिब्बा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं उनका ही होगा वो। तो अगर कुटुंब पद्धति में अगर आप देखते तो वो डिब्बा ही नहीं दिखता आपको। सही है। And also the packaging should be 4 different packages and the transport is 4 into 4, 16 times it's traveling between this. इट्स मोर देन कंटेंट। मुझे लगता है कि वो कनेक्टेडनेस है जो मुझे लगता है वो ज़्यादा। वो भी एक है। And soaps used to not just be soaps, they used to be powder, right? Which you can actually use. Now, if you think of soap, different people using the same soap feels very disgusting to us. But at that time, it wasn't actually a soap bar; it was the Rita powder mixed with other things that you. And we used to, growing up, I used to also do that. The what do you call that? Sattu ka powder and all. We used to put. Yeah. उपटन वाला जो होता था। आप कुछ बोले? In fact, I wanted to say the same thing. It's not about the material, about different soap or different cup and teas and whatever that we want to have. It is just that we were feeling dependent to each other. One person is not there, we were feeling okay, there is a vacuum, there is no one. Now we don't want anyone to come. So we from nuclear family, we are started becoming nucleus. It's only my space and we are living in a bubble. True. The sense of compromise, sense of contribution, sense of लव अफेक्शन, वो सारा कुछ जो उसके से। और दूसरी चीज़ जो हम लोग बीच में आया था, शुरुआत में एक बार डिस्कस किया था कि हमारी बहुत बड़ी एक खासियत होती थी कि हम एक सामाजिक रूप से जिए। सामाजिकता हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, बहुत बड़ी वर्च्यू था, बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म था। और वो सारा का सारा धीरे 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 आपका तोड़ा जा रहा है। सारे धीरे धीरे हर चीज़ में इंडिविजुअलिस्टिक, हमारी ये पहचान है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मेरी ये चीज़ है, मैं ये यूज़ करूँगा, मैं वो यूज़ करूँगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जो मैं वाला जो चीज़ है, जिसमें हमारी पूरी शास्त्र पद्धति में दी आके जाए, देखा जाए तो हमारी शास्त्र पद्धति का उद्देश्य ये होता था कि मैं को कैसे ख़त्म करना है, और यहाँ पे मैं को ही कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। दैट इज़ द एंटायर सॉर्ट ऑफ पर्पज़ या बाय प्रोडक्ट जिसको बोल सकते हैं। बेस्ट चाह तो रहे वो अपना वो करना, लेकिन उस पूरी स्टेप में मैं बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये सोच है, मैं ये चीज़ है, कहीं पे भी कंप्रोमाइजेशन वाली बात नहीं आ रही। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो मुकेश जी ने बताई कि ये होता है कि आपको तो मतलब यूनिट्स जो हमारी हुआ करती थी सोसाइटी की, आपके प्रोडक्शन सिस्टम इस तरह से होते जा रहे हैं, इस तरह से आपको कंट्रोल करते जा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें टूटती चल रही हैं। और जितना ज़्यादा टूटना उतना ज़्यादा कंजम्पशन, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें, उतनी ज़्यादा कंज्यूमरिज्म, वो सारा कुछ उसके माध्यम से आते चल रहा है। जोनाथन, ब्रेकफास्ट किया?